साथियों नमस्कार। साथियों बहुत सारे किसान साथी ये पूछना चाहते थे कि परागण की अवस्था का हम कैसे पहचान करें अपने खेत में। देखिए परागण के बारे में कई सारी वीडियोस में मैंने बताया है और परागण की स्टेज ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमें इस पर फोकस करना चाहिए। साथियों जिन गेहूं की बिजाई अक्टूबर से नवंबर महीने में की गई है, उन खेतों में परागण की प्रक्रिया अब चल रही है ज़्यादातर, क्योंकि लगभग 80 से 90% बालियां हमारी निकल चुकी हैं और बालियां निकलने के बाद में जो अवस्था है वो ये चल रही है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जैसे इन बालियों में ये फूल नजर आ रहा है और बालियों की जो लाइनें हैं वो लाइन से लाइन बिल्कुल क्लियर साफ नजर आ रही हैं। तो मतलब ये है कि इन बालियों का परागण की एक जो प्रक्रिया है वो चल रही है। दूसरी जो बालियां हैं, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये बालियां अभी गोब से ऊपर निकल कर आई हैं और झंडा पत्ता के साथ में ये निकल रही हैं। तो साथियों ये जो बालियां हैं अभी इनमें परागण नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर परागण की अब प्रक्रिया होगी और इन बालियों में परागण की प्रक्रिया अभी चल रही है। पूर्ण रूप से यहाँ पर अभी परागण नहीं हुआ है। तो साथियों ये जो अवस्था है इसकी पहचान हमें करनी चाहिए सफेद फूल को देखकर। ठीक है। अब कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि इस अवस्था में हमें अपनी फसल का ख्याल कैसे रखना चाहिए जिससे कि हमारी फसल में दाने का भराव ज्यादा अच्छा हो और दाने में चमक ज्यादा अच्छी हो। साथियों यहाँ पर आपको सबसे महत्वपूर्ण एक जो चीज पर फोकस करना होगा वो है पानी की व्यवस्था। आप अपने खेत में नमी बरकरार रखें। इस अवस्था में आप नमी विशेषकर अगर आप अपने खेत में रखेंगे तो एक तो दाने में पानी की कमी नहीं होगी, दूध जो बनेगा दाने के अंदर वो अच्छा बनेगा और ज्यादा बनने के कारण दाने की मोटाई भी ज्यादा अच्छी रहेगी और दाने में एक तरह से सुकड़ापन नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है वो है साथियों यहाँ पर पोटास की पूर्ति। अगर हम इस अवस्था में पोटास अपने खेत के अंदर भरपूर मात्रा में रखते हैं, और भरपूर मात्रा में कौन सी पोटास रखनी होगी, यहाँ पर कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि म्यूरेट और पोटास को हम स्प्रे के माध्यम से या पानी के माध्यम से चला दें तो क्या वो पूर्ति करेगा। साथियों मैं आपको बता दूं कि म्यूरेट और पोटास की जगह आपको 0050 यहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है। 0050 की 1 किलोग्राम मात्रा आपकी फसल के लिए बहुत सफिशियंट रहेगी। कुछ किसान साथी पूछना चाहते हैं कि हमें म्यूरेट और पोटास की जगह अगर 0050 लेते हैं तो प्रति एकड़ कितनी मात्रा रखनी है। मात्र 1 किलोग्राम मात्रा काफी रहेगी। अब यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट है वो है कि हमें परागण को कैसे अच्छा करना है। अगर परागण की प्रक्रिया हमारे गेहूं के अंदर अच्छी होगी तो उससे हमारे दाने का भराव ज्यादा अच्छा होगा, दाने में चमक ज्यादा अच्छी आएगी और हमारे गेहूं में भरपूर मात्रा में हमें उत्पादन देखने को मिलेगा, वजन ज्यादा रहेगा। साथियों इस भराव की जरूरत को पूरा करने के लिए हमें बोरॉन की मात्रा रखनी होगी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर हम 1 किलोग्राम पोटास और उसके साथ में 100 ग्राम बोरॉन को लगभग 150 लीटर पानी के साथ मिलाकर स्प्रे करते हैं अपने गेहूं में, लेकिन करना है परागण की प्रक्रिया से, यानी फूल बनने से पहले पहले। ठीक है। फूल बनने से पहले पहले अगर आप करेंगे तो आपको गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों परागण की प्रक्रिया से पहले करना क्यों जरूरी है। देखिए अगर आप फूल के ऊपर, यहाँ पर परागण हो रहा है, फूल बन रहा है, इस अवस्था में अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो बालियों पर जो पानी की बूंदें पड़ेंगी या स्प्रे का जो फुहारा लगेगा उससे परागण की प्रक्रिया में डिस्टरबेंस पैदा होता है और उससे दाने में भराव इतना अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमें परागण से पहले पहले ही यहाँ पर स्प्रे देना होगा। और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि परागण की प्रक्रिया को बनाने से पहले जो पौधे को तैयारियां करनी होती हैं उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान बोरॉन और पोटास निभाते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पर स्प्रे समय से करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथियों एक जो तीसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है वो आता है ये वाली जो पत्ती है, जो आखिरी पत्ती होती है किसी भी पौधे की, वो क्यों महत्वपूर्ण है। ये देखिए ये जो पत्ती है ये बिल्कुल एकदम हरी भरी है और ये बालियों के साथ में रहती है ना। अब नीचे की जो पत्तियां हैं वो पत्तियां तो कवर हो गई हैं। अब आखिरी जो पत्ती है वही प्रकाश के बिल्कुल सामने रहती है, धूप उसी को मिल पाती है। अब पौधा जड़ से तो इतना ज्यादा भोजन ग्रहण नहीं कर पाता जितना कि आखिरी पत्ती के सहारे उसे रहना पड़ता है। तो ये जो आखिरी पत्ती है ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से आखिरी समय तक भोजन बनाती रहती है और इस बाल जो बाली होती है हमारी उसके करीब होने के कारण वो बाली को भरपूर मात्रा में भोजन देती रहती है। दूसरा, हमारे पौधे के अंदर जितना भी पोषक होता है, जितना भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, उस माइक्रो न्यूट्रिएंट को पोटास ट्रांसपोर्टर के जरिए से काम करता है और पोटास हमारे गेहूं के दाने तक पहुंचाने का काम करता रहता है। इसलिए पोटास यहाँ पर हमारे लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। साथियों
आखिरी जो पत्ती है हमारी, अगर फ्लैग लीफ जिसे हम बोलते हैं या झंडा पत्ता जो हम बोलते हैं, इस पत्ती में अगर हमें कहीं भी स्पॉट दिखाई देते हैं, यानी कि पीलापन नज़र आता है या यहाँ पर रस्ट किसी भी टाइप का दिखाई देता है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक स्प्रे बहुत ज़रूरी है करना, फंगीसाइड का। अगर यहाँ पर आपको पीलापन नज़र आता है, तो उसके लिए एक स्प्रे आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कर सकते हैं और ये एक ज़बरदस्त स्प्रे होगा। इसमें 250 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड को आप पानी में घोल के लगभग 100 से 120 लीटर पानी में घोल के एक स्प्रे अपने गेहूँ में दे सकते हैं। उससे आपको गज़ब के रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। साथियों, यहाँ पर कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि क्या हम 0050 और बोरॉन का स्प्रे एक साथ कर दें और फंगीसाइड का स्प्रे उसके बाद में करें या पहले करें? तो देखिए, अगर आपको लग रहा है कि आपके गेहूँ बहुत ज़्यादा घने हैं, ठीक है? घने पौधे होने के कारण अगर नीचे से कोई फंगस का इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, तो आपको यहाँ पर पहले लगभग कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 250 ग्राम का एक स्प्रे कर देना चाहिए, क्योंकि फंगस से पहले पौधे को बचाना है। उसके बाद में आप यहाँ पर 0050 और बोरॉन को मिलाकर एक स्प्रे कर दीजिए और ये स्प्रे आप लगभग 36 घंटे के अंतराल पर कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी और आपके पौधे में भराव भी ज़्यादा अच्छा होगा और फंगस से भी बचाव बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि बालियाँ गोब में आने के बाद में हमें पानी कितने लगाने चाहिए? तो देखिए, 2 पानी तो आप विशेषकर मानकर ही चलिए, क्योंकि पहले पानी पर बालियाँ गोब से बाहर आती हैं और 1 पानी जब गेहूँ में दाना बनने लगता है, उस अवस्था में हमें 1 पानी ज़रूर दे देना चाहिए। अगर हम पानी की शॉर्टेज यहाँ पर रखते हैं, तो दाने में सुकड़ाव बहुत जल्दी से आ जाता है, इसलिए पानी का विशेषकर ध्यान रखें, ठीक है? साथियों, यहाँ पर कुछ किसान साथी कहना चाहते हैं कि जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जा रहा है, दिन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दिन का टेम्परेचर बढ़ते हुए उस अवस्था को हम कैसे मैनेज करेंगे, जिससे कि अगर मानो अप्रैल के पहले सप्ताह तक अगर हमारा गेहूँ पकने के लिए जाता है, तो उस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, उसे कैसे मैनेज किया जा सकता है? साथियों, पोटाश यहाँ पर एक सबसे